जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 11th कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सम्मिश्र संख्याएं और द्विघात समीकरण क्लास 11th के लिए है ये। ठीक है, तो इसकी शुरुआत मैं वहाँ से करती हूँ जहाँ पर हम 10th क्लास में एक चीज़ थी जिसको छोड़ देते थे। चलिए देखिए, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन वन वेरिएबल क्लास 10th में पढ़ी है। ठीक है, और इनको सॉल्व करने के 2-3 मेथड्स थे। उसमें से एक मेथड था श्रीधराचार्य फॉर्मूला, है ना, याद होगा आपको। ये एक फॉर्मूला था जिससे हम इसको सॉल्व करते थे। और भी 2 मेथड्स थे, फैक्टराइजेशन था और कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स था। हाँ, तो ये एक मेथड था। इसमें जो स्क्वायर रूट के अंदर का पोर्शन है इसको इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट और हिंदी में हम विविक्त कर कहते थे, है ना। ये तो पुरानी चीज़ हो रही है, थोड़ा सा रिवाइज करवा रही हूँ। b² - 4ac, है ना। अगर ये 0 से बड़ा है तो रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट यानी वास्तविक तथा भिन्न होते थे, जो मूल होते थे। और अगर ये 0 के बराबर है तो मूल वास्तविक तथा बराबर यानी इक्वल होते थे। दैट मीन्स अगर ये 0 से ग्रेटर और इक्वल है तो रूट्स रियल होते थे कुल मिलाकर। और फिर एक केस होता था b² - 4ac <0। फिर हम इसको इमेजनरी कहकर छोड़ देते थे, है ना, और बोलते थे बेटा ये आपके सिलेबस में नहीं है, हम रियल नंबर से डील कर रहे हैं। अब ये आपके सिलेबस में आ चुका है और ये है आपका चैप्टर 5। ठीक, अब देखिए ये क्या है। मतलब आपको एक इक्वेशन दी है, आपने उसका जो डिस्क्रिमिनेंट निकाला वो 0 से छोटा आ गया। दैट मीन्स मान लीजिए वो -25 आ गया। अब -25 का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है ऐसा बोलते थे, अब पॉसिबल है। कैसे? आप इसको स्क्वायर रूट -1 और 25 पहले ऐसे ब्रेक कर लो और इसके बाद रूट -1 और रूट 25 ऐसे ब्रेक कर लो। ठीक, अब ये रूट -1 के लिए एक नाम आ गया आई, इसको कहते हैं आयोटा। इसका पूरा नाम है आयोटा। ठीक है, शॉर्ट में इसको बोलते हैं हम आई। और ये जो √25 है ये कितना है 5, मतलब 5i। इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ -25 इज नाउ पॉसिबल। अब ये संभव है और ये क्या है, ये है 5i। ठीक बेटा, ये नई चीज़ है आयोटा, जिसके अभी बहुत सारे डिस्क्रिप्शंस हम आपको बताने वाले हैं। तो ये नंबर क्या कहलाता है? ये नंबर कहलाता है इमेजिनरी नंबर, हिंदी में कहते हैं काल्पनिक संख्या। ठीक, अब कहीं पर एक वास्तविक संख्या है और एक काल्पनिक संख्या है, इन दोनों को या तो जोड़ रहे हो या घटा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। हाँ, तो ये जो नंबर बनता है ना, इसको कहते हैं सम्मिश्र संख्या यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? अ नंबर कंसिस्टिंग 2 पार्ट्स, रियल एंड इमेजिनरी, वास्तविक तथा काल्पनिक, दोनों भाग जिसमें हो उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या कहते हैं। और कैपिटल Z होता है लेकिन छोटे साइज में लिखा होता कैपिटल Z है, साइज छोटा होता है, उससे हम इसको प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? और जैसे कि ये Z है ना, इसको हम एक जनरल फॉर्म में लिख दें तो a + ib, है ना। अब a क्या है? a इस सम्मिश्र संख्या का यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है। तो अगर बोलेंगे ना REZ, बेटा हिंदी इंग्लिश दोनों में एक सा है, रियल Z मतलब A। ठीक, और इमेजिनरी Z मतलब B। जैसे कि ये जो x एक्सिस है ना, इसको हम रियल के लिए ले लेते हैं और जो y एक्सिस है इसको हम इमेजिनरी के लिए ले लेते हैं। अब मान लीजिए एक पॉइंट है 2 + 5i, 2 + 5i आई एम टेकिंग, तो 1 2 2 समझो ये है, और 1 2 3 4 5 तो लगभग ये है ना। तो ये पॉइंट फिर पता है क्या लिखा जाएगा? 2, 5i।
है ना। या फिर अगर माइनस होता इधर होता, माइनस इधर होता तो लिखते 2 कॉमा माइनस आई, और लिखते समय 2 + 5i या 2 - 5i होता है। ठीक, तो ये जो नंबर है ये भी एक, ये जो नंबर है ये भी एक पॉइंट है ना। और पॉइंट की सिचुएशन कैसे निकालते हैं, फिर से हम सिस्टम बनाते हैं परपेंडिकुलर लाइंस वाला। एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस मानते हैं और वाई एक्सिस को हम इमेजिनरी एक्सिस मानते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, एल्जेब्रा में हम नंबर्स ग्रेटर देन स्मॉलर देन बताते हैं, जैसे कि 5 इज ग्रेटर देन 2 होता है ना, इजी है ये तो। लेकिन अगर मैं लिख दूं 5 + i और यहाँ लिख दूं 2 + 3i, तो इनका कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। पॉइंट का क्या कंपैरिजन, ये तो वैल्यू होती है किसी चीज़ की, ये तो वैल्यू नहीं है, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट है। तो पॉइंट क्या बड़ा और क्या छोटा। कुछ लोग पता है क्या बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि मैम जो पॉइंट ओरिजिन के पास है उसको छोटा मान लो और जो दूर है उसको बड़ा मान लो। तो ऐसे में फिर ये सारे ही पॉइंट्स इक्वल हो गए ना। फिर तो ये पॉइंट जितनी डिस्टेंस पर है इधर भी उतनी डिस्टेंस पर, इधर भी उतनी, इधर भी उतनी, तो फिर तो ये चारों ही इक्वल हो गए। समझे ना। एक पॉइंट मैंने लिया 3 + 4i और दूसरा मैंने लिया 4 + 3i। तो अब इस पॉइंट की और इस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस लेती हूँ, तो ये आपके, अब देखो डिस्टेंस जो है ना ये अपने स्ट्रेट लाइन आने वाली है, उसमें हम सीखने वाले हैं। लेकिन हाँ, मुझे जहाँ तक याद है 10th क्लास में आपने डिस्टेंस फार्मूला तो पढ़ा है। अब डिस्टेंस निकालो तो ये हो जाएगी √3² + 4², और ये भी लोगे तो क्या हो जाएगी √4², 3²। तो अगर हम छोटे बड़े का कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं तो हमारा इक्वल का कॉन्सेप्ट हिल गया। फिर इक्वल के लिए क्या करेंगे, तो इक्वल के लिए तो बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। इसलिए कुल मिलाकर इतनी सी बात है कि रियल नंबर्स में तो ग्रेटर स्मॉलर होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर्स में स्मॉलर ग्रेटर ये सब कुछ नहीं होता। ठीक है, तो इनइक्वालिटी के जो होते हैं ना वो इसमें नहीं होती। क्लियर। अच्छा, ये मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन पे चल रहे हैं और मैं चाहती हूँ इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दे दूँ कि बस आपको क्वेश्चंस तो ऐसे लगें कि ये तो हंसी मजाक है। अब मैं अगला पॉइंट लेती हूँ, वो है मॉड्यूलस। ठीक है, मॉड्यूलस को हिंदी में कहते हैं मापांक। हाँ, बुक में ये थोड़ा पीछे दिया है, मतलब एंड में मैं ले रही हूँ, जैसे जैसे मुझे ज़रूरत पड़ेगी किस चीज़ की पहले पड़ेगी मैं उस हिसाब से सेट कर रही हूँ। ये हो गया मापांक। मापांक को हम कैसे लिखते हैं, ये जो नंबर होता है ना इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, 2 पैरेलल बार्स के बीच में लगा देते हैं और ये होता है √a² + b²। अगर नंबर a + ib है तो मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। और यहाँ पर साइन नहीं होता लेकिन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ली जाती है। ठीक है, तो ये मॉड्यूलस मापांक कहलाता है। नेक्स्ट अब मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है कॉन्जुगेट। ठीक है, यानी संयुग्मी। बच्चों बहुत ध्यान से देखो और ये लैंग्वेज के चक्कर में ना पढ़ो, जो आपको इजी लगे वो करो एडॉप्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैथ्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कॉन्जुगेट यानी कि संयुग्मी। ये क्या होता है, मैंने आपको, देखो ये बहुत विस्तृत टॉपिक है लेकिन मैंने अभी शॉर्ट में बताया। जब ज़रूरत होगी, अभी आएगी ज़रूरत, तब मैं इसको डिटेल में भी आपको बताऊंगी। कॉन्जुगेट यानी संयुग्मी। इसमें क्या होता है, ये जो आपका नंबर होता है ना कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके ऊपर तो पहले बार का निशान लगा दो। ये है संयुग्मी की पहचान, कॉन्जुगेट का डिनोशन। अच्छा, z अगर आपका a + ib था मान लो, तो ये z बार क्या होगा, ये होगा a - ib, यानी कि जो इमेजिनरी पार्ट होता है ना उसका साइन चेंज कर देते हैं, दैट्स ऑल। a - ib का कॉन्जुगेट होगा a + ib, इमेजिनरी पार्ट का चिन्ह बदल दो तो आ गया संयुग्मी। अब थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। मुझे बताइए आप 3 - 4i -3i + 4, एक नंबर है 3 और एक नंबर है 4i, इन चार के मुझे आप कॉन्जुगेट बताइए। तो इसका कॉन्जुगेट तो देखिए सिंपल है, कितना है 3 + 4i है,
इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, ध्यान से देखो। तो बस ये इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। कई लोग क्या सोचते हैं बीच का करना है, बीच का नहीं करना, इमेजिनरी। अब इमेजिनरी पहले लिखा हुआ है तो इसका ही चेंज होगा। तो ये हो जाएगा 3i + 4, ध्यान रखना है ना, इमेजिनरी का 3। अब 3 तो आप बोलोगे कि मैम ये तो रियल नंबर है, तो रियल है लेकिन इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कॉम्प्लेक्स बाय एडिंग 0.i। 0 इंटू आई क्या होता है 0, लेकिन अब ये फॉर्म तो कॉम्प्लेक्स हो गई ना, लेकिन इसमें इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, शो नहीं हो रहा, तो इसका कॉन्जुगेट 3 ही रहेगा। मतलब कोई भी रियल नंबर होगा ना उसका कॉन्जुगेट वो खुद ही रहेगा। आपको प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, +0 इंटू आई कर लो चाहे -0 इंटू आई कर लो तो वो तो वही रहेगा। 4i है एक नंबर, इसमें रियल पार्ट मिसिंग है, यानी कि एक तरीके से 0 + 4i है, दिख नहीं रहा लेकिन वो 0 + 4i है। तो 4i का कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा, -4i हो जाएगा। क्लियर, यानी कि हर हालत में, हर हाल में जो इमेजिनरी पार्ट है उसी का साइन चेंज होगा। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब हम क्या बता रहे हैं आपको, अब हम बता रहे हैं हिंदी में कहेंगे सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणित। सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणित, ठीक है। इंग्लिश में बोलेंगे एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एल्जेब्रा यानी क्या, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना, यही सब तो एल्जेब्रा होती है ना। लेकिन अब इसमें आपको मैं कुछ चीज़ें अच्छी नई भी बता रही हूँ। वो ये है, सबसे पहले आ जाइए एडिशन यानी योग। अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जोड़ते हैं तो क्या होता है, देखो बेटा, पहला नियम जो है हिंदी में कहते हैं संवरक नियम। संवरक नियम, और इंग्लिश में कहते हैं क्लोजर लॉ। क्लोजर, यर एस नहीं बोलते, क्लोजर लॉ। अब ये बिल्कुल नई चीज़ है आपके लिए, है ना, अभी तक नहीं पढ़ी है, बट बहुत सिंपल है, बच्चों जैसी है। मतलब एडिशन इज क्लोजर, ठीक है। योग संवरक नियम का पालन करता है। इसका क्या मतलब हुआ, मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए, एक लिया Z1 और दूसरा लिया Z2, तो जो आउटपुट आएगा ना, जो यहाँ पर आंसर आएगा वो भी कॉम्प्लेक्स ही होगा। तो आपको सुनने में अजीब सा लग सकता है कि इसमें क्या बात है, होगा ना, वो तो कॉम्प्लेक्स में कॉम्प्लेक्स जोड़ेंगे तो कॉम्प्लेक्स ही तो आएगा। लेकिन हमेशा ऐसा हर जगह हर उसमें ऐसा होता नहीं है। अब जैसे मैं यही क्लोजर लॉ जो है ना इर्रेशनल नंबर के लिए लगाने का ट्राई करती हूँ। एक इर्रेशनल नंबर क्या है, 2 + √3 है ना, और एक इर्रेशनल नंबर है 2 - √3। अब मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो 2 + √3 और 2 - √3, ये कैंसिल कितना आ गया 4। तो जो मैंने दो इर्रेशनल नंबर्स को ऐड किया लेकिन आउटपुट तो रैशनल आ गया ना, है ना। आप इसको भी ऐसे बोल सकते हो कि मैम ये तो यहाँ भी हो सकता है, 2 + 3i + 2 - 3i, 3i से 3i कैंसिल, 4 आ गया। लेकिन 4 कैन बी रिटन एज 0.i, इट कैन बी रिटन इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। ये इसको आप कैसे लिखोगे इर्रेशनल फॉर्म में, ये नहीं है। हाँ, तो ये क्लोजर लॉ जो है ना ये हर जगह होल्ड नहीं होता। दिखने में लगता है कि अरे ये तो बहुत सिंपल है तो होगा ही होगा, हर जगह नहीं होता। एनीवेज, एडिशन में क्लोजर लॉ फॉलो होता है। क्लोजर का मतलब क्लियर हो गया कि जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जोड़ते हैं तो आउटपुट जो आता है वो भी कॉम्प्लेक्स ही होता है। ठीक, तो एडिशन में ये फॉलो हो गया। सेकेंड, थोड़ा सा मैं गैप इसलिए छोड़ देती हूँ क्योंकि मैं यहीं पर मल्टीप्लिकेशन के भी बता दूंगी, यहीं पे थोड़ी सी जगह पर ही। सेकेंड जो है वो क्या होगा अपना, आपने कॉम्यूटेटिव लॉ पढ़ा है ना, कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव को क्या बोलते हैं, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय नियम यानी कॉम्यूटेटिव लॉ। अब कॉम्यूटेटिव क्या होता है बेटा, Z1 + Z2 इज सेम एज Z2 + Z1, बिल्कुल सेम होता है। अगर Z1 में Z2 को जोड़ दो या तो Z2 में Z1 को जोड़ दो, सेम रहेगा। अब आप यहाँ पे भी क्वेश्चन करोगे कि मैम ये तो सब जगह होगा लेकिन माइनस में नहीं होगा ना।
आप a माइनस मतलब z1 माइनस z2 जो आएगा वो z2 माइनस z1 थोड़ी आएगा, ऐसे डिवाइड में भी नहीं होगा। तो कॉम्यूटेटिव लॉ भी हर जगह नहीं होता, हाँ एडिशन में होता है, ठीक है। थर्ड लॉ इज एसोसिएटिव, हिंदी में कहते हैं सहचर्य, है ना, और इंग्लिश में कहते हैं एसोसिएटिव। एसोसिएशन तो हमेशा दो से ज़्यादा में होता है ना। तो एसोसिएटिव में क्या होता है, Z1 और Z2 को जोड़कर उसमें Z3 जोड़ो, या फिर पहले आप Z2 और Z3 को ऐड कर दो फिर उसमें Z1 ऐड कर देना। तो इट्स टोटली अप टू यू, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा आउटपुट में, है ना। तो एसोसिएटिव लॉ यानी सहचर्य नियम भी पालन होता है, किसमें, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के एडिशन में, अपनी जो सम्मिश्र संख्याएं हैं उनके योग में, ठीक। फोर्थ होता है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी इसको कहते हैं योग तत्समक। आइडेंटिटी का हिंदी वर्ड है तत्समक, योग तत्समक, ठीक है। और फिफ्थ होता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स हिंदी में कहते हैं योग इनवर्स को कहते हैं शायद योग विलोम कहते हैं, मैं भी आपको क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। योग व्युत्क्रम, योग व्युत्क्रम, व्युत्क्रम, ठीक है। इनवर्स यानी व्युत्क्रम। चलिए अब मैं इसको आपको समझाती हूँ। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी वो होती है बेटा, जैसे कि एक z है, कोई नंबर है z, हाँ, इसमें मैं कुछ जोड़ूं और वो नंबर चेंज ना हो, इसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, योग तत्समक। क्लियर हुआ। अच्छा, रियल नंबर्स में क्या, जैसे कि 5 है, 5 में मैं क्या जोड़ूं कि वो 5 ही रहे, 0 है कि नहीं, 0 है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। तो एडिटिव आइडेंटिटी यहाँ पर क्या होगी, 0 प्लस 0 इंटू आई, एक ऐसा नंबर जो 0 प्लस 0 इंटू आई है, तो इसको भी हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, 0, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर 0, यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। वैसे तो 0 है सब जगह है, लेकिन यहाँ पर ये डिफाइन जो हो रहा है ना वो कॉम्प्लेक्स के हिसाब से, क्योंकि 0 कैन बी रिटन एज 0 प्लस 0 इंटू आई। सो देयर एग्जिस्ट्स अ complex number which when added to a complex number gives the same number back। एक ऐसा सम्मिश्र संख्या का अस्तित्व है जिसको जब हम किसी सम्मिश्र संख्या में जोड़ते हैं तो वही सम्मिश्र संख्या हमें वापस मिलती है। तो इसको बेटा हम क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी, योग तत्समक। गॉट इट, यस होती है। इसके बाद आता है एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एक ऐसा नंबर जिसको जब मैं z में जोड़ूं तो मुझे आइडेंटिटी मिल जाए, जिसको जब मैं इसमें जोड़ दूं तो मुझे आइडेंटिटी मिल जाए, ठीक। तो वो जैसे कि 5 है, रियल नंबर्स की भी बात कर लेते हैं। 5 में मैं क्या जोड़ूं कि मुझे 0 मिल जाए, एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, 0 है ना। तो 5 में मैं क्या जोड़ूं कि मुझे 0 मिल जाए, बताइए क्या जोड़ेंगे आप, -5 ही तो जोड़ेंगे, 5 का ऋणात्मक जोड़ दो, 5 में -5 जोड़ दो, आपको 0 मिल जाएगा। तो एडिटिव इनवर्स हम किसको कहते हैं, हमको ऐसा नंबर चाहिए जिसको जब हम अपने वाले नंबर में ऐड करें तो हमको एडिटिव आइडेंटिटी मिले। तो क्या होगा वो नंबर, वो होगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का नेगेटिव, है ना। ये मतलब मान लीजिए a प्लस आई बी है, तो इसमें आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, इसमें आपको -a माइनस आई बी जोड़ना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा a माइनस a प्लस आई बी माइनस आई बी, सब कैंसिल, आ गया 0। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, उस सम्मिश्र संख्या का ऋणात्मक संख्या। क्लियर। तो ये कितने नियम हुए, 5, पांचों किस में है,
एडिशन में। हाँ, अब बच्चों में सेम नियम मल्टीप्लिकेशन में आपको पहले बता दूं। एडिशन अब मैं शुरू कर रही हूँ, सेम नियम मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन हिंदी में क्या कहेंगे? गुणन, ठीक है ना। और इसको क्या कहेंगे? योग। ये योग के नियम थे, अब मैं गुणन के नियम बता रही हूँ। सेम सेम सेम। देखो, पहला है संवरक नियम, क्लोजर लॉ, ठीक है। अगर हम क्या कहते हैं इसको, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आउटपुट आता है क्या वो कॉम्प्लेक्स होगा? यस होगा। देखो ना, नहीं भी होगा ना, नहीं भी होगा तो बना लेंगे ना उसको कॉम्प्लेक्स, हमारे पास ऑप्शन है। जैसे कि रैशनल नंबर के लिए होता है, हमको नहीं भी मिलता तो हम उसको 5/1 करके रैशनल बना लेते हैं, इसी तरह से। तो क्लोजर लॉ गुणन में यानी मल्टीप्लिकेशन में यस फॉलो हो रहा है। क्रम विनिमय बताओ, कॉम्यूटेटिव, अगर Z1 इंटू Z2 हो तो Z2 इंटू Z1 के इक्वल होगा? यस होगा। एसोसिएटिव, Z1 और Z2 को पहले कर लो फिर Z3 को करना, या फिर Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 कर लो, ठीक है। तो ये भी वहाँ पे फॉलो होगा, ठीक है। इसका मतलब एसोसिएटिव भी फॉलो हो रहा है। अब आ जाओ असली चीज़ पर। एडिटिव आइडेंटिटी थी ना, अब हो जाएगी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी कि गुणन तत्समक। अब बताओ, सोचकर बताओ कि एक नंबर है, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो खुद ही रहे? मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो नंबर खुद ही रहे? देखो ना, इसमें जैसे कि नंबर अपन एग्जाम्पल क्या ले रहे हैं? 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 5 ही रहे? 1 होता है ना। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी? 0, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? 1, ठीक है। तो ये 1 क्या है? 1 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह लिखा जा सकने वाला नंबर है। तो z इंटू 1 प्लस 0 i इज इक्वल टू z। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। अब आ जाओ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मतलब ये है कि z को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? z को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो मुझे 1 दे? ठीक, z को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए? अब 5 के लिए सोचो, 5 को आप किससे मल्टीप्लाई करो जिससे 1 आ जाए? सोचो। तो 5 को आप मल्टीप्लाई करोगे 1/5 से, है ना। तो ये 5 से 5 कैंसिल, आ गया 1, है कि नहीं। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के लिए आप क्या लिखोगे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/z, यानी कि z इनवर्स। तो z इनवर्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स z है, और z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स z इनवर्स है, यानी कि गुणन व्युत्क्रम। z का गुणन व्युत्क्रम 1/z है, और 1/z का गुणन व्युत्क्रम z है। ऐसे मैं पूछूं ना 2/3 का क्या है, तो आप बोलोगे ना 3/2। ऐसे मैं पूछूं 5 का क्या है, आप बोलोगे 1/5। अगर मैं पूछूं 1/5 का क्या है, तो आप बोलोगे 5। तो इस तरीके से ये है। तो z का गुणन व्युत्क्रम यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1/z। इसको हम z की पावर -1 से प्रदर्शित करते हैं। अब मैं अगली चर्चा इसी पर करने वाली हूँ, बट उससे पहले बस जल्दी से डिफरेंस और डिवीजन की बात और कर लें। डिफरेंस में क्या होगा कि संवरक नियम का तो पालन होगा, है ना। संवरक नियम का तो पालन होगा कि दो नंबर्स का जो डिफरेंस है वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। इसके बाद और किसी नियम का तो पालन वो करेगा नहीं, क्रम विनिमय का करेगा नहीं, क्योंकि Z1 माइनस Z2 बराबर नहीं होता Z2 माइनस Z1 के। तो ये इसका नहीं करेगा, इसका नहीं करेगा, ये नहीं होता, केवल और केवल एक होता है, और वो कौन सा होता है? क्लोजर। ऐसे ही भाग के लिए डिवीजन के लिए भी केवल क्लोजर होता है। ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, और ये भी नहीं होता।
केवल और केवल एक। तो ये सब कार्यक्रम किस में होते हैं? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। तो जो मैंने आपको अभी अभी बहुत डिटेल में बता दिया। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ ये चीज़ जो मैंने अभी आपको बोली ना, इनवर्स। चलिए अब इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। एक नंबर मैंने लिया z, ठीक, और इसको लिया a प्लस आई बी, ये मैंने आपके लिए लिया, ठीक। अब मैं क्या निकालने जा रही हूँ बेटा? मैं निकालने जा रही हूँ इसका इन्वर्स, यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ये जो चीज़ बता रही हूँ ये इम्पॉर्टेंट है, 2 नंबर में आ सकती है। तो ये हो गया, इसको आप कैसे लिखोगे? a प्लस आई बी, ऐसे ही तो लिखोगे। एक चीज़ और, अभी इसके बारे में चर्चा बाद में होगी, शॉर्ट में सुन लो बस। व्हाट वाज आई? आई क्या था? आई था आपका अंडर रूट -1, यही था ना बेटा। अगर मैं आई स्क्वायर कर दूं तो इधर आई स्क्वायर हो जाएगा, इधर स्क्वायर होने से रूट हट जाएगा, तो आई स्क्वायर कितना होगा? -1। इतना क्लियर हुआ ना? अभी बहुत चर्चा होगी लेकिन अभी इतना समझ लो, आई स्क्वायर कितना है? -1। चलिए अब ये मेरे पास नंबर है और उसका मैं निकालने जा रही हूँ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो अब हम एक काम करेंगे, इसको हम, जो ये नंबर है ना, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉन्जुगेट से, ठीक। ऊपर क्या आ गया? ऊपर आ गया a माइनस आई बी, है ना। नीचे क्या हो गया बेटा? a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला लग गया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे हो गया ना। अब क्या हुआ? a माइनस आई बी, ये कितना हो गया? a स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर, सॉरी, माइनस a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, यही हुआ। अब a माइनस आई बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? अभी हमने देखा आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ हम आई स्क्वायर की जगह लिख देंगे -1 बी स्क्वायर। तो ये हो गया a माइनस आई बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको ठीक से लिखें तो a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आई बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये होता है क्या? इनवर्स। अब केवल इस चीज़ को देखो बेटा, केवल इस चीज़ को, तो a प्लस आई बी क्या है? कॉन्जुगेट है ना, z का कॉन्जुगेट है कि नहीं, a माइनस आई बी। और ये क्या है? ये है मॉड्यूलस का स्क्वायर। देख लो, मॉड्यूलस का स्क्वायर है कि नहीं। देखो मैंने आपको बताया था ना, मॉड्यूलस क्या होता है? मॉड्यूलस यानी मापांक होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर अंडर रूट का साइन नहीं है, तो ये क्या हो गया? मापांक का वर्ग। और ये सब हमने किसके बराबर निकाला? हमने इसके बराबर निकाला। तो एक तो बच्चों ये फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला आपके सामने है, क्या है? z इनवर्स इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ z अपॉन मॉड z होल स्क्वायर। एक अगली बात, ये जो z इनवर्स है ये एक्चुअली 1/z ही तो है, 1/z को ही तो ऐसे लिखा है मैंने, और ये हो गया z बार अपॉन मॉड्यूलस z का होल स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, दूसरा फॉर्मूला तैयार। दूसरा फॉर्मूला क्या है? मॉड z स्क्वायर इज इक्वल टू z बार। देख रहे हो? हाँ, मॉड z स्क्वायर इज इक्वल टू z बार, इसको 1/z समझा तो ये आ गया आपका सेकेंड फॉर्मूला। देखो कैसे हम किस गलियों गलियों में घुसते चले जा रहे हैं, कहाँ से शुरू किया कहाँ पहुँच गए। हमने क्या किया था? एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, उसका इन्वर्स निकालने की प्रक्रिया आरंभ करी, और फिर हम यहाँ आ गए। यहाँ को हमने इसको 1/z लिखा, एक और फॉर्मूला हमको मिल गया। अच्छा, अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, ये बताइए, अभी तक रियल नंबर्स में, ये बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात है बेटा, स्टार लगा रही हूँ इस पर। अभी तक ये जनरल नॉलेज की बात है और आपके कॉम्पिटिशन्स में हेल्प हो जाए ऐसी बात है। ये बताइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 होता है मान लो, तो ये स्क्वायर कभी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव कभी होता नहीं है। ये भी पॉजिटिव और ये प्लस है ही, तो प्लस 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 तो 0 कैसे? होता ही नहीं है ना। तो केवल एक ही शर्त पे 0 होता है कि a भी 0 हो और b भी 0 हो, केवल तभी ये 0 होगा, अन्यथा नहीं होगा। ये किसके लिए होता था? फॉर रियल नंबर्स 10th क्लास तक। अब एक नई चीज़ आ गई,
वो ये कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर ज़ीरो है तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि ए और बी सब ज़ीरो हो, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ये ऐसा भी हो सकता है कि ए प्लस आई बी और ए माइनस आई बी से आया हो। देख लो, ए प्लस आई बी और ए माइनस आई बी से क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस आई बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब समझ जाओ, आई स्क्वायर माइनस वन माइनस माइनस प्लस, तो हो गया कि नहीं हो गया। तो ऐसा भी हो सकता है। अब मैं बोल रही हूँ कि ये ज़ीरो है, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं ये ज़ीरो है। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ज़ीरो है, इसका मतलब ये दोनों ज़ीरो होने चाहिए, है ना, या दोनों में से कोई एक ज़ीरो होना चाहिए, तभी तो इनका प्रोडक्ट ज़ीरो होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर ज़ीरो है तो इन दोनों में से कोई एक, दोनों नहीं सॉरी, दोनों में से कोई एक, दोनों भी हो सकते हैं। तो पहले मैंने किसको लिया, ए प्लस आई बी को ज़ीरो लिया, तो ए इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस आई बी। फिर मैंने ए माइनस आई बी को ज़ीरो लिया, तो ए इज इक्वल टू कितना आ गया, प्लस आई बी। तो अब ये बात नई चीज़ आ गई, वो ये है कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहीं पर ज़ीरो आ रहा है तो ये होगा, ये भी हो सकता है, वो तो हो ही सकता है। ए इज इक्वल टू माइनस आई बी और ए इज इक्वल टू आई भी ही होगा, हो सकता है, ठीक है। तो ये एक नई चीज़ आई, ये अभी तक हमने रियल नंबर्स में ऐसा कुछ हमने देखा नहीं था। एक नई चीज़ और सीख लो, इधर भी अब मैं बता ही रही हूँ तो दो नई चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। एक ये, आप देखो, अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए अंडर रूट बी, जानते हो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, अंडर रूट 32 और इसको मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ अंडर रूट 2 से, तो यह हो जाएगा अंडर रूट 32 इंटू 2 यानी कि अंडर रूट 64 यानी कि 8। क्लियर, सिंपल है। अब अगर मैं इसको -32 ले लूँ, इसको -2 ले लूँ, तो ये क्या हो जाएगा, -32 इंटू -2, है ना। फिर ये कितना हो जाएगा, -64 सॉरी +64, तो इसका आउटपुट भी कितना आ जाएगा, 8। अगर मैं दोनों को नेगेटिव ले रही हूँ तो भी 8, दोनों को पॉजिटिव ले रही हूँ तो भी 8। ये तो ठीक है ना, सिंपल है, कुछ बड़ी बात नहीं है। अब इसी चीज़ को मैं अपने कॉम्प्लेक्स में लेती हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, आई अंडर रूट 32 आएगा कि नहीं, आप बताओ। ये अंडर रूट क्या है, ये है आपका अंडर रूट -32, इसको आप लिखोगे -1 इंटू 32 यानी कि अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट 32। तो अब ये आया आई 32, आई रूट 32 आया कि नहीं आया। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर सीख गए हैं ना बेटा, तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, कुछ गलत थोड़ी है। इसको कैसे लिख सकते हैं, आई रूट 2, गॉट इट। अब आई इंटू आई स्क्वायर, है ना, अंडर रूट में 32 इंटू 2, तो अब ये कितना हो गया, आई स्क्वायर रूट 64 यानी कि आई स्क्वायर क्या होता है, -1, रूट 64 कितना होता है, 8। तो आउटपुट कितना आ गया, -8। हो गई सब गड़बड़ शड़बड़, समझ में आया। तो अब हम एक नई चीज़ सीख रहे हैं, स्टार लगाया ना, मैं नई चीज़ सिखा रही हूँ। उसमें क्या होता था, रियल नंबर्स में इन दोनों का साइन सेम होता था, मल्टीप्लाई हो जाते थे, या दोनों का साइन मतलब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ये नहीं चलेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में अगर ये दोनों कॉम्प्लेक्स हैं, दोनों इमेजिनरी हैं या कॉम्प्लेक्स हैं, तो ये पॉसिबल है only if signs of A and B are alternate या फिर different। ये तभी संभव है जब A तथा B के चिन्ह विपरीत हो, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तभी ये पॉसिबल है, ठीक है। चलिए अब हम अगला सोचते हैं कि हमें आपको अगला क्या बताना है। अगला हम आपको बता देते हैं एक छोटी सी चीज़, और यहाँ भी स्टार लगा लो, कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई किया, गुणा किया, है ना, यानी ए प्लस आई बी और ए 3 प्लस 2 बी, कुछ भी ऐसे, ए प्लस आई 2 प्लस 3 आई और 4 प्लस 5 आई, ऐसे कोई नंबर ले लो। इनको मैंने पहले मल्टीप्लाई किया और उसका रियल निकाला, ठीक। और फिर मैं क्या कर रही हूँ, Z1 का रियल लिया और Z2 का रियल लिया,
इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये कभी भी इक्वल नहीं होगा। पहले मल्टीप्लाई कर लो फिर रियल पार्ट ले लो, या पहले रियल पार्ट ले लो फिर मल्टीप्लाई करना, तो इनका ये जो आउटपुट्स है ना ये दोनों के सेम नहीं आते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। इसके बाद अब हम आते हैं आइडेंटिटीज पर। आइडेंटिटीज यानी कि सर्व समीकाएं। सर्व समीकाएं ये क्या होती हैं आपको पता ही है ना। एक होती है ए प्लस बी होल स्क्वायर, फिर क्या होती है देखिए लिख देती हूँ यहाँ पर। एक होती है ए प्लस बी होल स्क्वायर, एक होती है ए माइनस बी होल स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर ए प्लस बी होल क्यूब और ए माइनस बी होल क्यूब। हाँ, तो ये जो मैंने 5 लिखी 1 2 3 4 5, दीज ऑल 5 विल होल्ड इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑल्सो। दैट मीन्स अगर हम z1 प्लस z2 होल स्क्वायर करते हैं तो ये सिंपली z1 स्क्वायर प्लस 2z1 z2 प्लस z2 स्क्वायर होगा। ठीक है, और ऐसे ही अगर हम माइनस लेते हैं, अगर हम ये लेते हैं कौन सा z1 स्क्वायर माइनस z2 स्क्वायर ये वाला लेते हैं, या फिर हम z1 प्लस z2 का होल क्यूब लेते हैं, या फिर हम z1 माइनस z2 का होल क्यूब लेते हैं, तो इन सब में हाँ मतलब कहने का है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं ना उनमें ये आइडेंटिटीज भी बिल्कुल वैसी ही चलती हैं जैसी कि रियल नंबर्स में चलती है। गॉट इट। अब मैं जो आपको बताने जा रही हूँ मैं खुद उसी का बहुत देर से वेट कर रही हूँ, क्योंकि मेरे सम्स तभी शुरू हो पाएंगे जब मैं आपको वो बात बता दूँ जो मैं अब बताने जा रही हूँ। देखो बच्चों, आई क्या था? आई था आपका अंडर रूट -1। ठीक है, आई स्क्वायर क्या था? -1। इतना मैंने आपको पहले बता दिया। अब मुझे बताइए आई क्यूब क्या होगा? आई क्यूब को आप आई इंटू आई स्क्वायर लिख सकते हो, है ना। आई स्क्वायर कितना है बच्चों? आई स्क्वायर है -1, तो ये कितना आ गया -i, यानी कि आई क्यूब इज इक्वल टू -i। ठीक, अच्छी चीज़ है, ये ध्यान रखना, बहुत काम आने वाली है, इसी पर ही है पूरा चैप्टर। अब आई4 को आप ब्रेक कर सकते हो आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर में। आई स्क्वायर कितना? -1, -1 इंटू -1 कितना? +1। ठीक है, इसका मतलब आई टू द पावर 4 इज 1, आई टू द पावर 4 इज 1, आई टू द पावर 3 इज -i, आई स्क्वायर इज -1 एंड व्हाट इज आई? यू नो वेरी वेल। ये 3 रिजल्ट्स हैं। अब हमको कोई भी नंबर दिया हो उसको हम पहले 4 के मल्टीपल में तोड़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे दिया है आई टू दी पावर 37, मुझसे कह रहे हैं आई की पावर 37 को बताओ कितना आएगा, तो मैं इसको 37 को 36 + 1 लिखूंगी। क्यों? 4 का मल्टीपल ढूंढना है, मेरा काम है 4 का मल्टीपल ढूंढना, 4 का गुणांक, तो 36 था। अब ये हो गया आपका 4 9 36 + 1, इतना क्लियर हुआ। अब आपको पता है ना गुणा में घातें जुड़ती हैं। अगर x की पावर m + n है, इसका मतलब होता है x की पावर m गुणा x की पावर n, यही तो होता है। तो अब ये क्या हो जाएगा? i की पावर 4 की पावर 9 इंटू आई की पावर 1। ये चीज़ को समझ लो, समझो ये m है और ये समझो n है। i की पावर m + n यानी कि आई की पावर m इंटू आई की पावर n, यही तो होता है, आई की पावर m इंटू आई की पावर n, यही हुआ ना, अलग अलग कर दिया। तो अब आई की पावर 4 क्या होता है बेटा? 1 होता है, 1 की पावर 9 इंटू आई। ठीक, तो ये कितना आ गया? आई आ गया। आ गया, आपको समझ में आया ये आई कैसे आया? अब मैं आपको इसको और बहुत अच्छे से समझाती हूँ। मान लीजिए आई की कोई भी पावर है, कोई भी पावर है, इसको मैं मान लेती हूँ m। तो इसको ऐसे 3 तरह से ब्रेक किया जा सकता है, हो सकता है 4 तरह से, बल्कि हो सकता है कि m जो है ना पूरा 4k हो। अभी मैं सबका एग्जाम्पल दूंगी। 4k हो, ऐसा हो सकता है कि ये हो 4k + 1,
आप वही पढ़ा है ना, डिवीजन एल्गोरिथम 10th क्लास में भाग देते हैं, तो जैसे हम 4 से भाग दे रहे हैं तो जो रिमाइंडर आएंगे शेषफल वो या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, यही होगा ना। 4 तो आएगा नहीं कभी भी, क्योंकि 4 से तो हम डिवाइड ही कर रहे हैं, तो रिमाइंडर कभी 4 नहीं आएगा। तो एक तो 0 वाला ये समझ लो, फिर एक 1 वाला हो सकता है, फिर ये हो सकता है कि 4k+2 आ जाए, फिर ये हो सकता है कि 4k+3 आ जाए, इनके अलावा नहीं आएगा। अगर 4k आता है तो आपका आंसर है 1। अच्छा, 4k+1 आता है तो आपका आंसर है -1, नहीं i है, सॉरी i। 2 आता है तो है आपका -1, और 3 आता है तो है आपका -i। ये +i, ये -i, सुनते जाओ। 4k+1 है तो i है, केवल +i। 4k+2 है तो -1 है, 4k+3 है तो -i है। अब ये क्या बला है मैं आपको बताती हूँ। चलिए मैं लेती हूँ कोई भी एक नंबर, एक तो मैंने अभी 37 लिया था तो 37 लेती हूँ, फिर लेती हूँ 38, फिर लेती हूँ 39, और फिर ले लेती हूँ 40। तो 40 में क्या होगा बेटा, ये होगा 4 × 10, तो ये 4k हो गया कि नहीं हो गया, 4k वाला 4 × 10 आ गया ना। तो आप इसको कैसे लिखोगे, i⁴ होल टू दी पावर 10, यानी कि 1 टू दी पावर 10, यानी कि 1। देखिए मैंने आपसे कहा था जब 4k होगा तो 1 आएगा। अब मैंने 4k+1 बोला और वो i आया। चलिए देखते हैं 37 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 9 + 1 हो गया ना, 4k+1। देखो 4k+1, 4k+1। अभी हम पिछले पेज पर इसको कर चुके हैं, बट फिर से कर देते हैं। 4 × 9 × i। अब ये तो 1 हो जाएगा, बार बार मत लिखवाओ मेरे से। 1 × i हो गया तो कितना आ गया, i आ गया, यानी कि 4k+1 है तो i। क्लियर हो गया। 38 पर आओ, ये कितना हो गया, 4 × 9 + 2 हुआ कि नहीं। देखो 4 9 = 36 + 2, यानी कि 4 × 9 × i²। अब ये तो 1 हो गया, और i² कितना होता है, -1, तो इसका आउटपुट आ गया -1। देख लीजिए थर्ड वाला। 39 पर आइए, ये हो गया 4 × 9 + 3, तो ये हो गया 4 × 9 × i⁴, तो ये हो गया 1 × -i, यानी कि -i आया। तो ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको याद करने को नहीं बोल रही हूँ, ये एक जनरल बात आपको बताई मैंने। एक चीज़ और, अभी कई बच्चों के मन में पता है क्या आ रहा होगा, मैडम आपने तो छोटे छोटे एग्जाम्पल ले लिए, 37 38 तो हम भी बता देंगे, बड़े लीजिए ना। मान लीजिए मैंने लिया i⁴ 1447, ठीक, ये ले ली। अब मैं 1447 को करूँगी 4 से डिवाइड। 4 3 = 12, 24, 4 6 = 24, ऊपर से कॉपी किया 7, 4 1 = 4, कितना बचा 3, ठीक। तो मेरे पास क्या आ गया, देखो i⁴ 1447 = देखो 4 × 361 + 3, यही तो आएगा, इससे ज़्यादा और क्या आएगा, 4 × 361 + 3 हो गया ना। कोई रॉकेट साइंस नहीं था इसमें। ये हो गया 4 × 361 × i³। मुझे पता है ओरली इसका आंसर -i है, क्योंकि ये हो चुका है 1 × i³, 1 × -i आ गया -i। गॉट इट। तो अब इस तरह से आप क्वेश्चंस पर आ सकते हैं। मैं सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए, क्योंकि ये वीडियो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बनाया है, तो 5.1 एक्सरसाइज 5.1 का आइदर 1 और 2 क्वेश्चंस करवा रही हूँ, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में लूँगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 5i × -3/5 × i। दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। और बेटा इंग्लिश हिंदी में कोई इसमें बात नहीं है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइज 1 to 10 इन द फॉर्म a + ib। मुझे इसमें a + ib के फॉर्म में लिखना है, बस और कुछ नहीं है। हाँ, तो चलिए 5i × इसको मैं ओपन कर देती हूँ ब्रैकेट को, ऐसे होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। 5 से 5 हुआ कैंसिल। अब ये हो गया -3i²,
है ना। अगेन आई स्क्वायर कितना होता है बेटा, -1। ही कुछ चीज़ें बिल्कुल कंठस्थ हो जानी चाहिए, एकदम याद हो जानी चाहिए। 5 से 5 कैंसिल, आई इंटू आई स्क्वायर -3, आई स्क्वायर कितना -1 3। आंसर इज 3 बट इट इज रियल। उन्होंने बोला a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखो। आप क्या लिखोगे, a प्लस आई इंटू 0, दैट्स ऑल। a प्लस मतलब 3 प्लस आई इंटू 0। क्लियर। एक क्वेश्चन बस और फिर हम बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ये है आई टू दी पावर 9 प्लस आई टू दी पावर 19, ये है। अब तो मेरे बच्चे स्मार्ट हो गए होंगे, क्वेश्चन देख के समझ गए होंगे कि हमें क्या करना है। इसको हम लिखेंगे 4 इंटू 2 प्लस 1 होगा ना, 8 प्लस 1 से 9 आएगा। ये क्या होगा, 4 इंटू 4 प्लस 3, 4 4 16, 16 प्लस 3 19। तो ये हो गया 4 इंटू 2 इंटू आई प्लस 4 इंटू 4 इंटू आई टू दी पावर 3। तो ये तो 1 बेटा, 1 हुआ, ये आई हुआ, है ना। प्लस ये क्या हुआ 1, और आई क्यूब क्या होता है, माइनस आई होता है ना। तो ये हो गया आई माइनस आई, इट इज 0। बट उन्होंने ऐसे नहीं बोला, उन्होंने बोला a प्लस आई बी के फॉर्म में इज्जत से लिखो। तो हम लिख देंगे 0 प्लस 0 इंटू आई, दैट्स ऑल। ठीक है। तो इस तरह से पढ़ाते पढ़ाते एक बात जो मुझे स्ट्राइक हुई वो ये कि यहाँ पर मैंने आपसे इक्वालिटी की बात की थी। मैंने कहा था कि इसमें इनइक्वालिटीज़ लागू नहीं होती, है ना। और पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स भी इक्वल या बड़ा छोटा तो होते नहीं हैं। बट अगर बाय द वे आपको दिया है कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, लाइक a प्लस आई बी इज इक्वल टू 3 प्लस 2i, मान लीजिए, है ना। अगर ये इक्वल हैं, इसका मतलब इनके रियल पार्ट्स इक्वल हैं और इमेजिनरी पार्ट्स भी इक्वल हैं। इट मीन्स a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 2। ठीक है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स कब इक्वल होंगे, जब उनके रियल पार्ट्स भी इक्वल हों और उनके इमेजिनरी पार्ट्स भी इक्वल हों। और एक बात बेटा, ए और बी भी मेंशन होने चाहिए कि ए और बी दोनों रियल हैं। ओनली देन वी कैन कंपेयर देम। अगर ए और बी के बारे में मेंशन नहीं है, ठीक है आपके एकेडमिक्स है, ये कंपटीशन तो है नहीं तो चलेगा, बट कंपटीशन अगर हो, कॉम्पिटिशन्स की आप तैयारी कर रहे हो तो आपको बहुत डेप्थ में जाना होता है ना। अगर उसमें ए और बी रियल हैं ऐसा मेंशन नहीं है तो फिर आप बोलेंगे कि पॉसिबल ही नहीं है। अगर वो मेंशन कर दें कि इफ a and b are real and this point is equal to this point, find the values of a and b, then only you can write a is equal to 3 and b is equal to 2। one more thing जो मेरे माइंड में आई वो ये बेटा कि मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया 2,5i। एक्चुअली यहाँ पर i लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2,5 सफिशिएंट, 5 इज इमेजिनरी पार्ट। पॉइंट आपका 2 + 5i बन जाएगा, ये आपका पॉइंट। आप इस पॉइंट को 2 + 5i लिख सकते हो और ऑर्डर्ड पेयर में लिखना है तो 2,5 ही लिखोगे ओनली, आई लिखने की ज़रूरत नहीं है। आई यहाँ पर 2i1i 2i3i यहाँ पर ये मेंशन हो जाता है। ठीक है। ऐसे अगर मान लीजिए आपको कोई पॉइंट -3 + 2i लेना है तो ये रहा -3 और ये रहा 2। तो या तो आप इसको -3, 2, क्योंकि ये जो है ना इमेजिनरी लाइंस, इसमें इमेजिनरी ये है और ये रियल ये है, ऐसे छोड़ दो। और अगर नहीं तो पॉइंट ही लिखना है आपको तो पॉइंट आप फिर -3 + 2i या जो भी गिवन है वो आप लिखोगे। ओके। तो इस तरह से मेरा फर्स्ट पार्ट जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मैंने आपके लिए सोच रखा था कि इतना मैं आज पढ़ा दूंगी वो मैंने अब कंप्लीट करा दिया है। ठीक है। बाकी क्वेश्चंस आई विल टेक इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।